हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का लेक्चर नंबर 7। और आज जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं कि हम लोग, ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री XYZ टू डेस्टिनेशन ABC and quantity demanded and supplied are tabulated below as the company is working out the optimum logistic. The government has announced a fall in oil prices. The revised unit cost are exactly half the cost given in table. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये टेबल दिया हुआ है, फैक्ट्री है XYZ, डेस्टिनेशन है ABC जहां सामान को पहुंचाना है, और वहां की जो कॉस्ट है पर यूनिट ये गिवन है हमें इस टेबल में। ये कॉस्ट कह रहा है कि गवर्नमेंट इसको हाफ कर देती है, ये कॉस्ट जितना है उसका आधा कर देती है प्राइस रिड्यूस करके। तो अगर प्राइस रिड्यूस कर दिया जाएगा तो या तो आप इसी टेबल में रिड्यूस कर लीजिए, डिमांड और सप्लाई हाफ नहीं हो रही है, हाफ सिर्फ यहां की कॉस्ट हो रही है। तो हम इसी कॉस्ट पे काम करेंगे और लास्ट में जो भी कॉस्ट आएगी उसका हाफ कर देंगे। यहां पे हाफ करने से दिक्कत ये आएगी कि ये सारी वैल्यू जो है पॉइंट में आ जाएंगी, और ये जब वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में हमें दिक्कत होगी, इसका डिफरेंस निकालना होगा, ये सारी पॉइंट्स में आ जाएंगे। तो हम इसको पॉइंट में नहीं कन्वर्ट करेंगे। हम लोग अपना फाइनल सॉल्यूशन निकालने के बाद जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि प्राइस फॉल किया जाएगा और उसको कम करके हाफ कर दिया जाएगा, लास्ट में हम उसको हाफ कर देंगे। ठीक है, चलें। तो यहाँ पे अभी तक रिक्वायर्ड क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आपको मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है, और जो इंफॉर्मेशन है देखिएगा, ये A, B और C, X, Y और Z, यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है 15 पर यूनिट, यहाँ की कॉस्ट है 9 और यहाँ की कॉस्ट है 6, 21 यहाँ की कॉस्ट हो गई, यहाँ की कॉस्ट हो गई 12, यहाँ की कॉस्ट हो गई 6 पर यूनिट, और यहाँ भी कॉस्ट है 6 पर यूनिट, 18 पर यूनिट और 9 पर यूनिट। और यहाँ पे सप्लाई, डिमांड है यहाँ की 10 यूनिट, 10 यूनिट, 10 यूनिट, यहाँ भी डिमांड है 10 यूनिट, यहाँ की भी डिमांड 10 यूनिट, और ये टोटल हो गया 30 यूनिट्स। ये बैलेंस प्रॉब्लम है, कह रहा है कि ये जो कॉस्ट है ये रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने हाफ कर दिया। हम हाफ नहीं करेंगे, हम इसी पे कैलकुलेशन कर देंगे, लास्ट में जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उस कॉस्ट को हाफ कर देंगे और अपना आंसर बता देंगे। तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट चाहिए, इस तरह से यहाँ एलोकेशन करना है, इस तरह से यहाँ असाइनमेंट करना है कि आप मिनिमम कॉस्ट बता पाएँ। इसको सॉल्व करने के लिए एक असाइनमेंट टेक्निक है जिसे हम लोग हंगेरियन मेथड कहते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और जो यूजुअल ट्रांसपोर्टेशन मेथड है उस पर भी ये सॉल्व होता है। तो ये हम ट्रांसपोर्टेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो हमको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट टेक्निक जो है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, तो वहाँ पे असाइनमेंट की बातें करेंगे कि असाइनमेंट का करने के लिए हंगेरियन ने हमें कौन सा मेथड बताया था, किस तरीके से इसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, वो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ बस हमें ट्रांसपोर्टेशन की बात करनी है। तो आइए सबसे पहला काम जो करते हैं, डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है तो हम वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिफरेंस और इससे हमें इनिशियल सॉल्यूशन मिलता है।
तो डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए लिस्ट कॉस्ट कितनी है 6, उससे बड़ी कॉस्ट 9, यहाँ डिफरेंस आएगा 3, यहाँ पे लिस्ट कॉस्ट है 6, उससे बड़ी कॉस्ट 12, डिफरेंस हो गया 6, यहाँ लिस्ट कॉस्ट है 6, उससे बड़ी कॉस्ट 9, ये डिफरेंस आ गया 3। यहाँ देखेंगे आप 6 के बाद सीधा 15 है, यहाँ की डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ 4 प्लस यहाँ 9 आ गया डिफरेंस, और यहाँ का डिफरेंस आप बता सकते हैं, सबसे छोटी वैल्यू 9, उससे बड़ी वैल्यू है 12, और ये हो गया 3, यहाँ 6, 6, 9, यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 6, उससे बड़ी वैल्यू भी 6, और ये 0 हो गया। यहाँ तक कैलकुलेशन करने के बाद एलोकेशन करते हैं। मिनिमम दिख रहा है ये, सॉरी मैक्सिमम डिफरेंस 9, और एलोकेशन करने के लिए ये इसमें मिनिमम कॉस्ट बताइए 6। पहला एलोकेशन यही होगा, कितने यूनिट का 10 यूनिट का एलोकेशन होगा। यहाँ डिमांड भी 10 की है, सप्लाई भी 10 की है, ये रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये लीजिए, ये भी 0, ये भी 0, दोनों सेटिस्फाइड हो चुके हैं। आइए अब क्या बचा, यहाँ से 9 और 6 का डिफरेंस 3, 6 और 12 का डिफरेंस 6, 6 और 6 का डिफरेंस 0, 12 और 9 का डिफरेंस 3, सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ दिखा आपको, ये 6। एलोकेशन होगा यहाँ पे 6, यहाँ एलोकेशन कितने यूनिट का होगा 10 यूनिट का एलोकेशन होगा, ये भी 0, ये भी 0, ये कैंसिल हो चुका है, ये रो भी और ये कॉलम भी कैंसिल। अब आइए क्या बचा है, यहाँ पे एक 10 ये बचा है, और यहाँ एक जगह यही खाली आपको दिख रही है, तो यहाँ जो 10 का अगर आपने क्या कर दिया, ये भी 0 हो गया, 10 एलोकेट हो गया, और ऑल डिमांड यहाँ 10 ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी रो और कॉलम कैंसिल। तो ऑल डिमांड एंड सप्लाई 0 हो चुकी है। इस केस में हम कहेंगे हमारा इनिशियल सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। इनिशियल सॉल्यूशन मिलने के बाद आइए चेक करते हैं क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन दीजिए, मिनिमम कॉस्ट दीजिए। तो उसके लिए फॉर ऑप्टिमलिटी पहले आप क्या करते हैं, फॉर ऑप्टिमलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलोकेशंस 1 2 3, और n प्लस m माइनस n प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 3 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 5, और यहाँ नंबर ऑफ एलोकेशंस कितना कम है, नंबर ऑफ एलोकेशन जो है वो 2 कम है, किससे, इज लेस देन m प्लस n माइनस 1, कितना माइनस है, 2 कम है, यानी 2 नई वैल्यू हमें यहाँ इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ये लीजिएगा, पहला एलोकेशन ये यहाँ है 15, 9 और 6, ये हो गया 21, 12 और 6, और यहाँ जो आ जाएगा 6, 18 और 9। पहले एक एलोकेशन यहाँ पे हुआ है 10 यूनिट का, दूसरा एलोकेशन यहाँ पे हुआ है 10 यूनिट का। टेन यूनिट और यहाँ पे हुआ है 10 यूनिट का एलोकेशन। ये हो गया आपका UI, U1, U2, U3, V1, V2, V3, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 एलोकेशन आपको दिख रहे हैं, और U और V ये डीजेनरेसी की सिचुएशन है। अगर यहाँ पे ये लेस देन है एलोकेशन, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं हम लोग, दिस सिचुएशन इज डीजेनरेसी। और अगर आप यहाँ पे कोई इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, वहाँ एलोकेट नहीं करेंगे, तो यहाँ ऑप्टिमलिटी फाइंड करना आपके लिए कठिन हो जाता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि u और v की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। u v की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होने से हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में पता नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू e को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और कितने e को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, E1 और E2
दो ही इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू दो इंट्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलोकेशन है 3 और m प्लस n माइनस 1 होना चाहिए 5, यानी दो वैल्यू कम है, यानी कि दो एक्स्ट्रा एलोकेशन अपने पास से करेंगे, जिसको आप e कहते हैं, जिसकी वैल्यू e टेंस टू 0 होती है। तो आइए यहाँ पे एलोकेट करते हैं। अब दूसरी चीज कि यहाँ पे e का एलोकेशन कहाँ होगा। दिस सिचुएशन is called degeneracy. Here we introduce two infinitely small value e introduced in the cell having least cost and independent। हमें यहाँ पे स्मॉल वैल्यू e को इंट्रोड्यूस करना होगा। दो, किस सेल में इंट्रोड्यूस करना होगा, जिसकी कॉस्ट कम से कम हो, और दूसरी चीज वो इंडिपेंडेंट सेल हो। इंडिपेंडेंट सेल का मतलब जहां से कोई भी क्लोज लूप नहीं बनता हो, वहां एलोकेशन करेंगे। तो यहाँ पे आइए देखते हैं मिनिमम कॉस्ट कौन सी दिख रही है आपको, ये 6 मिनिमम है e। अगर यहाँ हमने e को इंट्रोड्यूस किया तो देखिएगा कोई लूप बन रहा है क्या, यहाँ से मान लीजिए ये बन जाएगा, फिर लेकिन इधर नहीं आ सकते हम, क्लोज लूप कहीं नहीं बन रहा है। मान लीजिए यहाँ से आप मुड़ नहीं सकते, यहाँ कोई एलोकेटेड वैल्यू है नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट सेल है 6। इसकी कॉस्ट भी लिस्ट है, इसकी कॉस्ट भी क्या है, लिस्ट है, और ये इंडिपेंडेंट सेल है क्योंकि यहाँ क्लोज लूप नहीं बन रहा है। तो यहाँ एक एलोकेशन हो गया। दूसरा एलोकेशन, अब बताइए अब कौन सी लिस्ट वैल्यू है, 21, ये 9। अगर यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं e को, क्या तब भी कोई क्लोज लूप बनता है? मान लीजिए यहाँ से लेके आप यहाँ आएंगे, यहाँ से आप इधर चले, यहाँ कोई एलोकेटेड वैल्यू है नहीं है, मुड़ेंगे नहीं, आप जाके यहाँ टकरा जाएंगे और यहाँ क्लोज लूप नहीं बनेगा। फिर और कोई अल्टरनेटिव देखिए ना, जिससे आपको यहाँ से इधर आएंगे, यहाँ आएंगे, फिर कहीं नहीं मिलेगा। यानी इस तरह से क्लोज लूप कहीं नहीं बन रहा है। यहाँ आप एलोकेट कर सकते हैं, ये भी इंडिपेंडेंट सेल है और ये भी इंडिपेंडेंट सेल है। पहला मिनिमम कॉस्ट यहाँ था, दूसरा मिनिमम कॉस्ट यहाँ है, इसलिए इन दो जगहों पे हमने इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू e को इंट्रोड्यूस कर दिया। आगे अब इस एलोकेशन की मदद से हम u और v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और ऑप्टिमलिटी का टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे u1 की वैल्यू आप लेके चलते हैं 0 और यहाँ से शुरू होता है आपका कैलकुलेशन। पहला एलोकेटेड सेल, ये स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 होता है क्या, फाइंड u एंड v यूजिंग ui plus vj equal to cij from allocated cells से ये वैल्यू फाइंड की जाएगी। ये है एलोकेटेड सेल और यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करिए। यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि 0 और ये ऐड करने पे 9 आ जाए, तो ये वैल्यू होगी 9। यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि 0 प्लस ये और वैल्यू आ जाए 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 0 6। फिर ये एलोकेटेड वैल्यू है, यहाँ पे देखिएगा कौन सी ऐसी वैल्यू यहाँ रख देंगे आप कि यहाँ 6 में ऐड करने पे 6 आ जाए, तो ये हो जाएगा 0, 6 में ऐड करेंगे आप तो 6 आ जाएगा। फिर आ जाइए, यहाँ से ये एलोकेटेड सेल है, इसको तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि u भी नहीं पता है, v भी नहीं पता है, तो यहाँ पे आ जाइए, ये एलोकेटेड सेल है। यहाँ v पता है 6
और ये वैल्यू कितनी ऐसे, कौन सी ऐसी वैल्यू यहाँ पे रख दी जाए कि इसको और इसको ऐड करने पे हमें 9 मिल जाएगा, तो 3 + 6 9 हो चुका है आपका काम। और यहाँ से आइए, ये V1 निकालना है आपको, तो V1 ये लोकेटेड सेल है, यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी जाए कि इसको और 3 को ऐड करने पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ कहेंगे आप 3, और U और V फाइंड हो गया। और आपने क्या कर लिया, स्टेप 2 भी फॉलो कर लिया, UV का कैलकुलेशन कर लिया, पहले इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू, डीजेनरेसी चेक कर लिया आपने, और उसके बाद आएंगे आप थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, फाइंड Pij = CI प्लस UI प्लस Vj माइनस Cij फ्रॉम अनएलोकेटेड सेल्स, अनएलोकेटेड सेल्स फाइंड करिए। ये है अनएलोकेटेड सेल, पहले उसका हम लोकेशन लिखते हैं। पहला अनएलोकेटेड सेल है P11, उसके बाद दूसरा अनएलोकेटेड सेल है P21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, P22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, उसके बाद आ जाएंगे P32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। बस ये हमारे 4 अनएलोकेटेड सेल्स हैं, 1 2 3 4 और 5 एलोकेटेड सेल हैं। ठीक है, आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये P11 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, 0 + 3 UI प्लस Vj माइनस Cij, इसकी कॉस्ट -15, ये वैल्यू आ गई -12। फिर आ जाइए उसके बाद अनएलोकेटेड सेल ये है, यहाँ पे UI है 0 और Vj हो गया 3 -21 और -18 आ गई ये वैल्यू। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 + 9 -12 = -3, और सबसे लास्ट वाला है 3 + 9 -18 और ये आ गया -6, ऑल वैल्यूज। अब अगर ये पूछा जाए क्या इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन है, अगर क्वेश्चन में पूछ देता है आपसे क्या इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि ये सभी वैल्यू निगेटिव आई हैं, इसमें कोई एक वैल्यू भी अगर 0 होती तो हम बोल देते कि इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन अवेलेबल है, मतलब यही कॉस्ट आएगी, यही मिनिमम कॉस्ट आएगी, लेकिन ये लोकेशन यहाँ ना होके यहाँ होगा तब भी वही कॉस्ट आएगी। इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, उससे भी हम मिनिमम कॉस्ट निकाल सकते हैं, ये पता चल जाता है। लेकिन कोई भी वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, तो आप बोलेंगे सर इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है। यदि ये क्वेश्चन में पूछ देता तो, पूछा नहीं है तो हम नहीं बताएंगे। ऑल वैल्यूज आर negative, hence it will be optimal solution, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कहाँ से कहाँ ऑप्टिमम सॉल्यूशन, यहाँ हम लिखने जा रहे हैं, अब कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। कॉस्ट स्टेटमेंट एलोकेशन हुआ है X से B में, फैक्ट्री, डेस्टिनेशन, यूनिट, कॉस्ट, अमाउंट। फैक्ट्री X से डेस्टिनेशन B में कितने यूनिट का एलोकेशन हुआ है, 10 यूनिट का। कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, 9, और ये आ गया 90। फैक्ट्री Y से जो एलोकेशन हुआ है वो डेस्टिनेशन C को हुआ है, कितने यूनिट का, 10 यूनिट का। कॉस्ट कितनी थी, 6, और ये कितनी आ गई वैल्यू, 60। और लास्ट ये Z, यहां से जो एलोकेशन हुआ है, ये C है, A को, डेस्टिनेशन A को कितने यूनिट का, 10 यूनिट का। कॉस्ट कितनी थी, 6, और ये भी आ गया 60। टोटल हो जाएगा 210, और इसका हाफ गवर्नमेंट सब्सिडी देने के बाद, आफ्टर गवर्नमेंट सब्सिडी
मिनिमम कॉस्ट, जो मिनिमम कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 210 डिवाइड बाई 2, सारी कॉस्ट हाफ 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 कर देंगे आप, तो ये अपने आप हो जाएगा 105। यानी हमारा सॉल्यूशन कितना होगा मिनिमम कॉस्ट, अगर गवर्नमेंट ने हाफ कर दिया रेट तो ये 10 यूनिट को एलोकेट करने पे अपने अपनी जगह पे पहुंचाने के लिए आपको जो खर्च आएगा वो 105 रुपये ही आएगा, ये टोटल डिमांड और सप्लाई को सेटिस्फाइड करने के लिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 और ये है उसका सॉल्यूशन जो आप नोट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शुरू करें। A manufacturer of jeans is interested in developing an advertising campaign that will reach 4 different age groups. Advertising campaign can be conducted through TV, radio and magazines. The following table gives the estimated cost in rupees per exposure for each age group according to the medium employed. In addition, maximum exposure level possible in each of the media and namely TV, radio and magazine are 40, 30, 20 million respectively. Also, minimum desired exposure within each age group namely 13 to 18, 19 to 25, 26 to 35, 36 and older are 30, 25, 15 and 10 million. The objective is to minimize the cost of attaining the मिनिमम एक्सपोजर लेवल इन ईच ग्रुप। यहाँ दिया हुआ है कि एडवर्टाइजिंग का हमारे पास 3 तरह का तरीका है, टीवी से कर सकते हैं, रेडियो से कर सकते हैं, मैगजीन से कर सकते हैं। और इस एडवर्टाइजिंग का पर यूनिट कॉस्ट, एक एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट कितना होगा ये टेबल में हमें गिवन है कि टीवी से अगर
आप टीवी से करवाते हैं एडवर्टाइजमेंट तो क्या कॉस्ट आएगी, अगर आपको किस एज ग्रुप में पहुंचना है ये भी आपके लिए बताया गया है कि इस एज ग्रुप में जाएंगे तो इतनी कॉस्ट आएगी, इस एज ग्रुप में जाएंगे तो इतनी कॉस्ट आएगी, इस एज ग्रुप में जाएंगे तो इतनी कॉस्ट आएगी। टीवी से भी यही हाल रेडियो का भी है, यही हाल मैगजीन का भी है। मतलब अलग अलग एज ग्रुप में जाने के लिए अलग अलग कॉस्ट है और वो एक टेबल के थ्रू आपको ये बताया हुआ है। कह रहा है कि एक्सपोजर, टीवी से मैक्सिमम कितना एक्सपोजर हो सकता है ये भी दिया हुआ है। हर ग्रुप का मिला के मैक्सिमम एक्सपोजर दिया हुआ है कि टीवी से इस ग्रुप का, इस ग्रुप का, इस ग्रुप का टोटल कितना हो सकता है मैक्सिमम। और इनका दिया हुआ है कि इस हर ग्रुप में कम से कम कितना एक्सपोजर होना चाहिए, कितने लोग इसे देखें और हमारा एडवर्टीजमेंट हो जाए। तो ये चीज़ें दी गई हैं, यानी कि डिमांड और सप्लाई भी दी गया है कि इनकी डिमांड कम से कम इतनी तो है और आपकी अधिक से अधिक सप्लाई इतनी हो सकती है। इस बेसिस पे आप क्या करेंगे, मिनिमम कॉस्ट बताना है आपको। आगे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड फॉर्मुलेट द एबव एज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, पहला। दूसरा पॉइंट भी है सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ द पॉलिसी इज टू प्रोवाइड एट लीस्ट 4 मिलियन एक्सपोजर थ्रू टीवी एंड इन 13 and 18 age group and at least 8 million exposure through TV in the age group 19 to 25। चलिए तो सेकंड पॉइंट सेकंड में समझेंगे हम लोग, पहले फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं और उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको समझाएंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखिएगा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है 14। ये दिया हुआ है कि एज ग्रुप कौन कौन सी है अपने पास, 13 से 18 के बीच में आपको एडवर्टीजमेंट करना है। दूसरा दिया हुआ है 19 से 25 के बीच में एडवर्टीजमेंट करना है इस एज ग्रुप में, और 26 टू 35 यहाँ करना है, और यहाँ हो गया 36 प्लस, इनसे ऊपर वाले के लिए एडवर्टीजमेंट किससे करना है आपको, टीवी से करना है, रेडियो से करना है और मैगजीन से करना है। यहां दिया हुआ है डिमांड, इस एज ग्रुप की मिनिमम रिक्वायर, यहां से मिनिमम एक्सपोजर होना चाहिए 30, यहां मिनिमम एक्सपोजर होना चाहिए 25, यहां मिनिमम एक्सपोजर होना चाहिए 15 और यहां मिनिमम एक्सपोजर होना चाहिए 10, और मैक्सिमम दिया हुआ है कितना, आपको यहां डमी क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये अनबैलेंस प्रॉब्लम दिख रहा है हमें। यहाँ पे सप्लाई जो है, ये सप्लाई बोल सकते हैं इसको, कि मैक्सिमम टीवी से कितना एक्सपोजर हो सकता है सबका मिला के, टीवी से हो सकता है, दिया हुआ है इसमें 40, 30 एंड 20, 40, 30 एंड 20 कितना हो गया ये 90, और इधर से कितना हो गया 40 और 30 70 80, यानी 10 चाहिए आपको डमी रो में, 10 यूनिट का यहाँ पे करना है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन, अभी कॉस्ट लिखना बाकी है। ये समझ में आया आपको। ये कह रहा है कि टीवी से मैक्सिमम एक्सपोजर 40 मिलियन, इससे इतना 30 मिलियन, इससे 20 मिलियन हो सकता है। और डिमांड के बारे में कह रहा है कि यहाँ कम से कम इतना एक्सपोजर तो होना ही चाहिए, कम से कम यहाँ भी इतना एक्सपोजर तो होना ही चाहिए, कम से कम यहाँ 15 एक्सपोजर होना चाहिए और यहाँ पे कम से कम 10 एक्सपोजर। और ये डमी हो गया क्योंकि अनबैलेंस प्रॉब्लम के लिए हमने एक डमी कस्टमर क्रिएट कर दिया, डमी एज ग्रुप क्रिएट कर दिया, और इस बीच में 10 एडवर्टीजमेंट कर देना है ताकि ये बैलेंस प्रॉब्लम रहे। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, इसकी कॉस्ट ले लीजिएगा 0 0 और 0। फिर आइए ओरिजिनल कॉस्ट देखते हैं। यहाँ की कॉस्ट है 12 पर यूनिट पर एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे हो गया 12, 7, 10, 10, 10 और यहाँ का भी है 10, यहाँ का भी दिया हुआ है 10, 9, 12 और 10, 9, 12 और 10, यहाँ 14 दिया हुआ है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है। बस आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को।
डिफरेंस करा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताइए। पहला पॉइंट इसका है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताइए। तो हमने कहा यहाँ पे लिख देंगे कि ये अनबैलेंस प्रॉब्लम था। बैलेंस प्रॉब्लम बनाने के लिए हमने एक डमी कॉलम क्रिएट किया और ये प्रॉब्लम अनबैलेंस से बैलेंस बन गया। उसके बाद से पहला कि वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड का यूज करते हुए आप इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किस मेथड से आपको मिनिमम सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो मेथड नहीं लिखा हुआ है, तो वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड हमने यूज किया। यहाँ पे आएंगे आप, सबसे पहले डिफरेंस बताएंगे 0 और उसके बाद ये हो जाएगा 7 और 0 के बाद सबसे लिस्ट कॉस्ट है 0, 10, 12, 9 और ये 10, 9 हो जाएगा। 0 के बाद यहाँ पे ये 12, 12 ये 9 है, 12 है, यहाँ भी 9, यहाँ तो 0 ही आएगा। यहाँ की कॉस्ट हो जाएगी 10, 10, 12, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। सबसे बड़ी छोटी कॉस्ट 10, उससे बड़ी कॉस्ट 10, 0 आ गया डिफरेंस। 9 और 10 के बीच का डिफरेंस 1, 7 और 9 के बीच का डिफरेंस 2, 10 और 12 के बीच का डिफरेंस 2। यहाँ पे ये दोनों है मैक्सिमम डिफरेंस, और मैक्सिमम डिफरेंस मिलने के बाद आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट 0, यहाँ मिनिमम कॉस्ट, यानी पेनल्टी भी टाई कर गई और पेनल्टी के बाद ये मिनिमम कॉस्ट ये भी टाई कर गया। अब दोनों जगह एलोकेशन कितना हो सकता है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, दोनों जगह मैक्सिमम कितना एलोकेशन हो सकता है 10, यानी ये भी टाई कर गया। तो आपकी मर्जी, दोनों में से कहीं एलोकेट करें। ये छोटी वैल्यू है, यहीं एलोकेट करने में फायदा है, जल्दी कैंसिल होगा। तो 10 यूनिट यहाँ एलोकेट किया आपने, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 10, और ये 0 होते ही ये कॉलम को आपने क्या कर दिया, कैंसिल। आइए फिर से डिफरेंस फाइंड करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू 10, उससे बड़ी वैल्यू है नहीं 7 और 10, ये वैल्यू आ गई 3। यहाँ सबसे छोटी वैल्यू 9, उसके बाद 10, तो ये आ जाएगा 1। यहाँ सबसे छोटी वैल्यू हमें दिखी 9, 9 के बाद 12 दिख रहा है, ये 3 और ये भी 3 हो जाएगा। यहाँ पे 10, 10, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 ही आएगा, ये 2 ही आएगा। चलिए यहाँ दोनों टाई कर गया, ये 3 और ये 3। यहाँ मिनिमम कॉस्ट हमें मिली 7 और यहाँ मिनिमम कॉस्ट मिली 9, तो हम 7 में एलोकेशन करेंगे। यहाँ एलोकेशन होगा, यहाँ एलोकेशन हो सकता है 25 यूनिट्स का, तो आपने 25 यूनिट का एलोकेशन किया, ये कैंसिल होके 0, यहाँ से 25 माइनस हो गया, यहाँ बच गया 15। और ये सप्लाई डिमांड पूरी हो चुकी है, तो हमने कहा कि इस कॉलम को भी आप क्या कर दें, कैंसिल कर दें और आगे बढ़ें। ये भी कैंसिल हो गया। फिर आइए वापस से डिफरेंस फाइंड करते हैं। यहाँ का डिफरेंस 2, ये कैंसिल, यहाँ का डिफरेंस भी आ गया 1, यहाँ का डिफरेंस 0 और यहाँ का डिफरेंस हो जाएगा 14, 9, 12, ये डिफरेंस 3 ही रहेगा। और ये डिफरेंस जो होगा 9 कैंसिल, 10, 10, 10 और 12 का डिफरेंस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 10, 10 और 12 यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 10 और उससे बड़ी वैल्यू भी 10 ही रहेगी। तो यहाँ पे 2, 1, 0, 3, 2, 0, 3, मैक्सिमम डिफरेंस 3 मिला। नया एलोकेशन यहाँ होगा 9 पे, मिनिमम कॉस्ट यही है 9। यहाँ एलोकेशन जो होगा कितने यूनिट का हो सकता है, 10 यूनिट का एलोकेशन हो गया। यहाँ कितना बचेगा 5, और ये हो जाएगा 10 कैंसिल होके 0, और ये रो आपका कैंसिल हो चुका है। चलिए फिर डिफरेंस कैलकुलेट करिए। 10 और 12 का डिफरेंस 2, ये तो पूरी तरह से कैंसिल है। 10 और 12 का इसका भी 2 हो जाएगा। 10, 10 ये भी हो गया 0, और यहाँ से 10, 10, 12 का डिफरेंस हो जाएगा 0, 10, 12, 10, 10 और 10। पिछली बार भी इसको हमने 2 लिख दिया था, ये 0 ही रहेगा ना। सबसे छोटी वैल्यू 10 और उससे छोटी वैल्यू भी 10, ये पिछली बार भी 0 रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ इस बार भी 10, 10, 12, 10, यहाँ 0 ही रहेगा।
0 0 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ये दो 2 मिल रहे हैं, इनका एलोकेशन करिए। यहाँ भी एलोकेशन हो सकता है कितने यूनिट, यहाँ भी मिनिमम कॉस्ट है 10, यहाँ भी मिनिमम कॉस्ट है 10। तो यहाँ अगर मिनिमम कॉस्ट दोनों जगह पे 10 है तो हम देखेंगे मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ हो सकता है। यहाँ एलोकेट करेंगे तो 30 यूनिट का, यहाँ करेंगे तो 15 यूनिट का। 30 यूनिट का एलोकेशन करिए, ये लीजिए 30 यूनिट का, ये भी 0 और यहाँ भी 30 था, ये भी 0, ये कॉलम भी कैंसिल, और ये रो भी कैंसिल। अब बचा क्या, ये बचे 2 यूनिट और यहाँ 5 और यहाँ पे 10। यहाँ 5 यूनिट का एलोकेशन हो जाएगा, यहाँ 10 यूनिट का एलोकेशन हो जाएगा। इससे होगा ये कि ये 5 और ये 15 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी कैंसिल होकर 0 हो गया। ये इनिशियल सॉल्यूशन मिल गया और एलोकेशन हो चुका है। चेक करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं। 1 2 3 1 2 3 4 5। पहले तो आप चेक करेंगे m प्लस n, यहां लिख लीजिए फॉर ऑप्टिमलिटी नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलोकेशंस यहाँ पे है 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे m प्लस n -1 और 3 + 5 -1 इक्वल टू, ये वैल्यू मिल गई हमें 8 - 1 7। वन 2 3 4 5 6 और ये 3 + 1 2 3 4 5 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी यही चीज़ है कि नंबर ऑफ एलोकेशंस जो हैं, नंबर ऑफ एलोकेशंस ये लेस देन है m + n - 1 से इंट्रोड्यूस E in the cell having minimum cost and independent। पहले तो यहाँ लिखते हैं कॉस्ट कितनी है, 12 7 10 10 0 10 10 और 0 10 9 12 10 है यहाँ पे 9 12 10 12 10 और ये हो गया 0। यहाँ की कॉस्ट हो गई 14 12 9 12 और यहाँ की कॉस्ट हो गई 0। एलोकेशंस कहाँ कहाँ पे हुए हैं ये देखिएगा, यहाँ एलोकेशन हुआ है 25 यूनिट का, यहाँ जो एलोकेशन हुआ है 25 यूनिट का, यहाँ पे एलोकेशन हुआ है 5 यूनिट का, यहाँ एलोकेशन हुआ है 10 यूनिट का, यहाँ एलोकेशन हुआ है 30 यूनिट का, और उसके बाद यहाँ पे एलोकेशन हुआ है 10 यूनिट का, और फिर यहाँ पे एलोकेशन हुआ है 10 यूनिट का। 10 + 10 20, ये हो गया 30 और ये 25 30 40 एलोकेट है, सही। अब ई को इंट्रोड्यूस करना होगा। ई को ऐसी जगह बताइए जहां इंट्रोड्यूस करने पे क्लोज लूप नहीं बनता हो। ये लीजिए मिनिमम कॉस्ट पहले देखते हैं, ये दो है मिनिमम कॉस्ट, यहां देखेंगे ये दोनों क्या है मिनिमम कॉस्ट, आपको इसी में एलोकेट करना है।
अब इस जीरो यहाँ पे एलोकेट करें या यहाँ पे एलोकेट करें ई को, ये समस्या आती है आपके साथ। तो अब देखेंगे इन दोनों में से कौन सा सेल इंडिपेंडेंट है। अगर इसको आप चेक करने जा रहे हैं इस सेल को कि यहाँ पे अगर ई को इंट्रोड्यूस किया जाए तो यहाँ पे जैसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे ये देखिएगा, ये यहाँ से चले हम यहाँ तक पहुँच गए और इस सेल से यहाँ तक आ जाएंगे, ये लोकेटेड सेल है ही, और यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे और यहाँ से वापस घूम जाएंगे। ये लीजिए क्लोज्ड लूप बन चुका है। एक एलोकेटेड वैल्यू से दूसरे एलोकेटेड वैल्यू, यहाँ से दूसरे एलोकेटेड वैल्यू और यहाँ से उसके बाद वाले एलोकेटेड वैल्यू और फिर वापस वहीं पहुँच गए। यानी सर ये इंडिपेंडेंट सेल नहीं है, ये इंडिपेंडेंट सेल नहीं है, यहाँ एलोकेशन नहीं किया जा सकता। मिनिमम कॉस्ट तो है लेकिन इंडिपेंडेंट सेल नहीं है, इसलिए यहाँ एलोकेशन नहीं करिए। आप यहाँ से इस ई को हटा दीजिए। चलिए हटा दिए। ई को आप यहाँ पे एलोकेट करके देखिए। ई यहाँ से आप चलेंगे इधर और यहाँ से इधर और फिर आप यहाँ से आके यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पे अब यहाँ पे ई को एलोकेट करने से कोई भी क्लोज लूप नहीं बनेगा। यानी इस सेल को हम कहेंगे ये इंडिपेंडेंट सेल है और एलोकेशन यहाँ हो गया। यानी कि अब नंबर ऑफ एलोकेशंस 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ एलोकेशन हो गए 7 और यहाँ पे हमें एलोकेशन चाहिए m+n-1 की वैल्यू 7 आ रही है, यानी दोनों इक्वल हो गए। अब आप u v की वैल्यू फाइंड करके ऑप्टिमलिटी का टेस्ट कर सकते हैं। ये डीजेनरेसी का सिचुएशन है, तो यहाँ पे आप u1 u2 u3 और v1 v2 v3 और v4 v5 कैलकुलेट करिए। इसकी वैल्यू आपने लिया 0, एलोकेटेड सेल ये है। ये बताइएगा यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाए कि 7 + 0 7 आ जाएगा। यहाँ 10 रख देंगे, 10 + 0 10 आ जाएगा। यहाँ भी 10 रख देंगे, 10 + 0 10 आ जाएगा। ये अनएलोकेटेड सेल है, छोड़ दीजिए। यहाँ u2 की भी वैल्यू नहीं पता, v1 की वैल्यू नहीं पता, छोड़ दीजिए। यहाँ इसकी भी वैल्यू नहीं पता, छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए, यहाँ आ जाइए u3, यहाँ पे आपको v3 की वैल्यू पता है 0 10, तो 10 में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो जोड़ने पे 9 हो जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे आप -1 -1 अगर ऐड करते हैं आप 10 में तो वैल्यू मिलेगी आपको 9 और ये सेटिस्फाई हो गया, यानी कि u3 की वैल्यू मिल गई। यहाँ से आ जाइए, आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए v5 की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ रखी जाए कि -1 उसमें ऐड करने पे वैल्यू 0 हो जाए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 -1 + 1 0 हो जाएगा। ये वैल्यू मिल गई। एक वैल्यू बची हुई है u2 और u2 को फाइंड करने के लिए यहाँ आ जाइए, इस सेल से ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। v5 की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू आप रखेंगे कि इसको और इसको ऐड करने पे 0 आ जाएगा, तो u2 की वैल्यू भी है -1 और 1 0 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से आप देखेंगे v1 की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखी जाए कि -1 इसमें ऐड करने पे वैल्यू 10 आ जाए, तो ये होगा 11 -1 10, यानी कि u से लेके v तक आप सारी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो सेकेंड स्टेप हमारा जो होता है फाइंड u एंड v यूजिंग ui + vj = cij फ्रॉम एलोकेटेड सेल्स। अब आ जाइए थर्ड स्टेप पे, और थर्ड स्टेप आपका क्या है, फाइंड pij = ci + vj ui + vj - cij फ्रॉम अनएलोकेटेड सेल्स। और ये वैल्यू आपको मिलने वाली है कौन कौन सी, p11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, p15 p22 p23 p24 p25 एलोकेटेड है, p31 p32 और p34 ये अनएलोकेटेड सेल्स हैं और इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये निगेटिव आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, क्लोज लूप बनाएंगे। ये वैल्यू हो जाएगी 0 + 11 - 12 = -1 और 0 + 1
0 प्लस 1 माइनस 0, और वैल्यू आ गई +1। यहां पे वैल्यू मिल रही है आपको -1 और ये हो गया 7 + 7 - 9 -3 -1 + 10 - 12 -3, फिर लास्ट वाला है -1 + 10 - 10 = -1, ये हो जाएगा -1 + 11 - 14, और ये हो जाएगी वैल्यू -4 -1 + 7 - 12 और -6, और ये वैल्यू हो जाएगी -1 + 10 - 12 और -3। ये वैल्यू जो मिल गई हमें, बाकी सारी वैल्यू निगेटिव है, ये एक वैल्यू मिल जा रही है क्या, प्लस में पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, और ये पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, यानी कि अभी ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। ये वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह से फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे हम लोग, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ हमने बना दिया फर्दर प्रोसेसिंग। P15 is positive, hence it will not optimal solution, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। फर्दर प्रोसेस करेंगे हम लोग, और फर्दर प्रोसेस में ये होगा कि ये लोकेशन बताइएगा 15, यहां से क्लोज लूप बनाएंगे, यहां से हम लोग, यहां से क्लोज लूप, यहां से चलना है आपको और वापस यहीं आ जाना है। तो ये देखिएगा, यहां से आप यहां आएंगे एलोकेटेड सेल, यहां आ जाएंगे एलोकेटेड सेल, और यहां आ जाएंगे एलोकेटेड सेल, और फिर यहीं आ जाएंगे एलोकेटेड सेल। ये बन चुका है क्लोज लूप, ये क्लोज लूप बन गया। और यहाँ पे आपको प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये साइन लगा के एक नया हमें बनाना पड़ेगा टेबल, और वो हम सोच रहे हैं यहीं पे बना दें। ये जल्दी से आप नोट कर लीजिए, ये डिफरेंसेस को मिटा के यहीं पे बनाएंगे, जल्दी से नोट करें। यानी एक स्टेप और जाएगा ये क्वेश्चन, एक टेबल और बना के ये आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, रीएलोकेट करना पड़ेगा। यहाँ से 5 यूनिट ऐड करना होगा, यहाँ 0 यूनिट कर देना होगा, यहाँ 5 यूनिट ऐड कर देना होगा, यहाँ पे 5 यूनिट माइनस कर देना होगा, और इस रीएलोकेशन के बाद देखते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है या नहीं। नोट करें आप। कॉस्ट है 12, 7, 10, 10, 0, 10, 10 और 0, 10, 9, 12, 10, 10, 9, 12, 10, और ये हो गया 0, 14, 12, 9, 12, 0। एलोकेशंस कहाँ कहाँ होंगे? यहाँ 25 यूनिट का एलोकेशन है, इसको छूने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एलोकेशन 0 हो जाएगा क्योंकि 5 यूनिट है, और 5 यहाँ से हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, हटा दीजिए यहाँ से। यहाँ पे 10 यूनिट का है, ये 10 यूनिट ही रहेगा।
और यहाँ पे +5 यूनिट आ जाएगा ये लोकेशन, और यहाँ 30 यूनिट का ही रहेगा, यहाँ पे ई ही रहेगा, यहाँ 10 प्लस हो जाएगा इसमें 9 वाले में, तो ये हो जाएगा 15 यूनिट, और यहाँ से 5 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 यूनिट। और अभी भी ये सारा लोकेशन ई तो 0 के इक्वल है। यहाँ देखिए 10 था, ये 10 ही है, यहाँ भी 10 था, टेन ठीक है, यहाँ भी 10 था, यहाँ पे कितने यूनिट 15 यूनिट हो गया, यहाँ 25 यूनिट हो गया, और यहाँ पे 30 यूनिट हो गया, सारा ये बैलेंस है। नया लोकेशन जो री एलोकेशन कहते हैं ये आपने कर दिया, 25, 10, 5, 30 ये, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 एलोकेशन हैं भी। अब आइए चेक करते हैं वापस से वही प्रोसीजर, फाइंड यू और वी, और यहाँ से U1, U2, U3, और यहाँ हो जाएगा V1, V2, V3, V4 और V5। वैल्यू ले लिया हमने 0 एलोकेटेड सेल, V2 की वैल्यू आ गई 7, इसकी वैल्यू आ गई 10 और इसकी वैल्यू आ गई 0, 0 + 0 0। फिर आ जाइए, ये देखिएगा यहाँ से ये वैल्यू नहीं कैलकुलेट होगी, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा 0, और यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, 0 + 0 ये आ जाएगा 0, और ये है 0, तो यहाँ पे रख दीजिए 10, 10 + 0 10। यहाँ आ जाइए, यहाँ की वैल्यू नहीं पता है, यहाँ से आएंगे 0, और कौन सी वैल्यू रखी जाए 0, ये भी 0, 0 + 0 0 आ जाएगा, 0 + 0 0, देख रहे हैं आप। अब इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 0 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि 9 आ जाए, तो ये वैल्यू मिल गई हमें 9, सारी वैल्यू मिल गई। 10 सेकेंड के अंदर आप यू भी फाइंड कर सकते हैं, और 10 सेकेंड के अंदर आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं अनएलोकेटेड सेल से। पहला अनएलोकेटेड सेल है P11, P13, P22, P23, ये हो जाएगा P24, फिर P31, P32, P34। आइए देखते हैं क्या आया। ये वैल्यू हो जाएगी 0 + 10 - 12 = -2। ये वैल्यू हो जाएगी 0 + 9 - 10 = -1। ये वैल्यू मिलेगी हमें 0 + 7 - 9, 0 + 7 - 9 = -2। ये वैल्यू मिल गई आपको 0 + 9 - 12, 0 + 9 - 12 = -3। उसके बाद वाली वैल्यू है 0 + 10 - 10, 0 + 10 - 10 = 0, और ये वैल्यू आ गई ये 0 + 10 - 14 = -4, और ये वैल्यू हो जाएगी 0 + 7 - 12 = -5, और ये हो गया 0 + 10 - 12 = -2, और all values are 0, all values are 0 or negative, hence it will be ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और ये हमें मिल चुका है, यही एलोकेशन होगा। अब आपसे पूछा जाए सर इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है कोई? बिल्कुल हो सकता है। देखिएगा ये फाइनल सॉल्यूशन है, यही फाइनल PIJ आप कैलकुलेट किया, और इस फाइनल सॉल्यूशन में अगर कोई भी वैल्यू हमें 0 मिल जाती है, इसका मतलब अगर नेट वेस्ट कॉर्नर मेथड या लिस्ट कॉस्ट मेथड का यूज करिए तो ये एलोकेशंस डिफरेंट होंगे, ये एलोकेशंस डिफरेंट होंगे, और सॉल्यूशन यही आएगा। वहाँ ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे तब भी सॉल्यूशन यही आएगा, यानी इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ फाइनल जब आप PIJ कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ आपको एक वैल्यू 0 मिल चुकी है, इसलिए आप कह सकते हैं कि इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन अवेलेबल है। आइए मिनिमम कॉस्ट, क्वेश्चन पूछा नहीं है तो हम बताएंगे नहीं, लेकिन मिनिमम कॉस्ट वो पूछा है आपसे, तो ये चीज़ें अब हमारे काम की नहीं हैं। यहाँ से इनको मिटाने के बाद
यहाँ पे कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे था एज ग्रुप, मीडिया, एज ग्रुप, और यहाँ पे यूनिट नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट, और ये हो जाएगा कॉस्ट, और यहाँ पे एक्सपोजर लिख लीजिए, एक्सपोजर, कॉस्ट, एक्सपोजर, और यहाँ पर अमाउंट। टीवी से किस एज ग्रुप में जाना है आपको, आप जाएंगे 90 to 25 में अगर गए टीवी से, तो यहाँ पे कितने एक्सपोजर हुए हैं, 25 मिलियन एक्सपोजर, और यहाँ पे इंटू 7 कॉस्ट है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 175। फिर आ जाइए टीवी से, और कहाँ जाना है आपको, टीवी से इस एज ग्रुप में जाना है, ये गलत है, ये पहला तो हो गया आपका ठीक है, ये इस एज ग्रुप में आप जाएंगे 19 to 25। दूसरा यहाँ पे नहीं रहना है, ये है यहाँ पे जाना है आपको, तो ये कौन सा एज ग्रुप है, 26 to 35, 26 to 35, यहाँ कितने यूनिट, यहाँ 5 यूनिट, कॉस्ट है 10, और ये हो गया 50। फिर तीसरा एलोकेशन जो हुआ है टीवी का, ये लास्ट वाला कौन सा है, 36 प्लस, टीवी 236 प्लस में जाएंगे, और यहाँ पे 5 यूनिट और 0 कॉस्ट, ये वैल्यू आ गई 0। फिर आप आएंगे, दूसरा है रेडियो से जो एलोकेशन होना है, टोटल एक्सपोजर होना है, किस एज ग्रुप में है, पहला जो है वो 13 to 18 का एज ग्रुप है, यहाँ पे 30 मिलियन एक्सपोजर हुए हैं, किस रेट से, 10 के रेट से, कितनी कॉस्ट आ गई 300। यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। यहाँ पे आ जाइए, लास्ट वाला क्या है, मैगजीन है, और मैगजीन से जो एक्सपोजर होंगे किस एज ग्रुप में होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला बताइए, तो 1 2 3, 26 to 35, कितने लोग यहाँ पे एक्सपोजर हुए हैं, 15, किस रेट से हुए हैं, 9, 135, और ये लास्ट वाला जो एक्सपोजर है ये भी है मैगजीन से ही, मैगजीन से कहाँ पे हुआ है, किस एज ग्रुप में, ये डमी में हुआ है, ये हुआ है डमी, और यहाँ पे कितना यूनिट है, 5, 0, और ये हो जाएगा 0, टोटल इसमें ऐड कर दीजिए, ये हमारा कॉस्ट आ गया 175 प्लस 50, 300, 135, 660, ये कॉस्ट आ रही है। यहाँ पे हमने कुछ 25 और 10 था, ये 10, 25, 10 और 5, 0, ये हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और बाकी सब ठीक है। अब कितनी वैल्यू आ रही है, कितना 50 लिखे थे, प्लस 50, और ये आ जाएगा 710, 710 ऑप्टिमल कॉस्ट यही आएगा, 710 मिलियन, ये लोकेशन होंगे। अब आइए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ था, हमने कहा था सेकंड पॉइंट सेकंड में समझेंगे, और सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं उसको। पहले यहां आप उसको नोट कर लिए, ये तो नोट कर ही लिया होगा आपने।
सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है, देखें, solve this problem if the policy is to provide at least 4 million exposure through TV, at least 4 million exposure through TV in the 13 to 18 एज ग्रुप। करा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए, जैसा हम बोल रहे हैं वैसे अपने मन से। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब हम जैसा कर रहे हैं वैसा करिए। हमको टीवी में एडवर्टीजमेंट देना, हमको एक्सपोजर कम से कम 4 मिलियन कहाँ से मिलना ही चाहिए। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 13 टू 18 के एक्सपोजर में टीवी वाला रोल नहीं रहेगा, तभी ऑप्टिमल कॉस्ट आएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 13 से 18 वाला ग्रुप जो है, कॉस्ट को हटाइए। कॉस्ट अब हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो गया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे एलोकेशन होना चाहिए, कम से कम 4 मिलियन का एक्सपोजर इस एज ग्रुप में टीवी के थ्रू होना ही चाहिए। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, कम से कम, एटलीस्ट। तो यहाँ पे एटलीस्ट 4 मिलियन तो करना होगा, क्योंकि इससे कॉस्ट बढ़ेगी। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में अगर यहाँ एलोकेशन नहीं है, सुन रहे हैं क्वेश्चन, ये नया टाइप का क्वेश्चन इसीलिए है, यहाँ तक कुछ नया नहीं था। ये जो एक नया पॉइंट इसमें ऐड कर दिया है, यही इसमें कैपेसिटी बढ़ाने या घटाने की जो बात करता है, एलोकेशन को चेंज करने की बात करता है, ये कुछ नए टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कितना एलोकेशन कर देंगे? कम से कम 4 मिलियन का एलोकेशन आप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कंपलसरी है। सब 5 मिलियन का भी कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 4 बोला है। तो हम 5 का नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगी। क्यों कॉस्ट बढ़ेगी? क्योंकि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन में नहीं है ये पोर्शन। तो अगर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन में नहीं है तो इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ना ही बढ़ना है। तो हम कम से कम जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही करेंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो 4 मिलियन का ही यहाँ एक्सपोजर करेंगे। दूसरी बात आगे और लिखा हुआ है, and at least 8 million exposure through TV in age group 19 to 25। और करा है कि टीवी से जो एक्सपोजर होना चाहिए एज ग्रुप 19 टू 25, वहाँ कम से कम 8 मिलियन का होना ही चाहिए। तो कम से कम 8 मिलियन बोला है, 10 मिलियन भी हो सकता है, 20 मिलियन भी हो सकता है, 25 मिलियन तक हो सकता है। तो सर हम कितना करेंगे? आप यहाँ पे 25 मिलियन पे हमारा ऑप्टिमल कॉस्ट आ रहा है, तो 25 कर देंगे। यहाँ 4 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे कॉस्ट बढ़ेगी। और यहाँ 8 पे रह जाएंगे तो भी कॉस्ट बढ़ेगी। यहाँ पहुँचा दीजिए 25 तक। क्यों? क्योंकि कहा है क्वेश्चन में एटलीस्ट 8। तो एटलीस्ट 8 यानी कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं आप? जहाँ तक लिमिट होगी आप वहाँ तक जा सकते हैं। यानी इस सेल में कितना एलोकेशन कर सकते हैं? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25 तक एलोकेशन हो सकता है। और यहाँ पे भी 30 तक हो सकता है। लेकिन यहाँ ज़्यादा करने का मतलब कॉस्ट को बढ़ाना, और यहाँ कम करने का मतलब कॉस्ट को बढ़ाना। तो यहाँ कम नहीं करेंगे और यहाँ ज़्यादा नहीं करेंगे। यही है इस क्वेश्चन की नई बात। तो आइए नया टेबल बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग। थोड़ा और इधर आ सकते हैं हम लोग। एक, 2, 3, 4 और 5। टीवी, रेडियो, मैगजीन, ये हो गया 13 टू 18, 19 टू 25, 26 to 35, 36 प्लस और डमी। कॉस्ट है यहाँ की 12, 7 और 10, 10, 0, 10, 9, 12, 10 और 0, और यहाँ है 14, 12, 9, 12, 0। एलोकेशंस कहाँ कहाँ होने हैं अब देखिएगा। ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो यहाँ कर दिया उसने कंपलसरी 4 मिलियन, तो कम से कम करिए। हमने कहा ठीक है, कॉस्ट बढ़े तो बढ़े, हम 4 मिलियन का तो करेंगे ही करेंगे, क्वेश्चन बोल दिया।
यहाँ कहा कम से कम 8 मिलियन, हमने कहा कम से कम आप बोले हैं, हम आप अधिक से अधिक 25 तक जा सकते हैं, हम चले जाएंगे, क्योंकि आप ही बोल रहे हैं कि कम से कम 8 करिए, 10, 11, 12, 25 तक जा सकते हैं, हम यहाँ 25 रहने देंगे। अब यहाँ पे ये 4 और 25 से फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ देखिएगा आपको कितने से ज़्यादा नहीं जाना है, यहाँ मैक्सिमम कितना था 40, और यहाँ कितने से ज़्यादा नहीं जाना है 30 से ज़्यादा नहीं जाना है, और यहाँ पे कितना इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 20, ये 20 से ज़्यादा नहीं जाना है, यहाँ का था कितना 30, और यहाँ पे था 25, और यहाँ है 15, 10 और 10। इनको आपको सेटिस्फाई करना ही करना है, आप इससे बाहर एलोकेशन नहीं कर सकते। अब इस 4 के एलोकेशन से क्या असर पड़ेगा ये देखिएगा, यहाँ जो 30 यूनिट का एलोकेशन था वो 13 का नहीं रहेगा, ये 30 का एलोकेशन था, यहाँ हो जाएगा 26, तो 26 + 4 30 हो गया, ये सेटिस्फाई। यहाँ 25 है, ये 25 ही रह जाएगा। यहाँ देखिएगा 5 यहाँ पे था, यहाँ कितने यूनिट का था 5 का, और यहाँ भी था, यहाँ था 5 और यहाँ था 10, 5 और 10। यहाँ अगर आपको चेंज करना होगा तो ये 4 यहाँ पे ये लोकेशन हमें चेंज करना है, तो यहाँ से ये 5 यहाँ से हमने हटा दिया, अगर यहाँ से ये 5 है और यहाँ लोकेशन कितने का था 10 का, तो 5 और 10 ये 15 भी है, और यहाँ तक कितने यूनिट हो गए हमारे पास, यहाँ तक हो गए 25, और यहाँ हो गया 34 यहाँ पे हो गया, और यहाँ कितना कर दें, ये भी सेटिस्फाई करना है। यहाँ 10 यूनिट था, तो यहाँ पे अगर कर दिया जाए 6 यूनिट का तो ये 0 हो जाएगा, 26 ये 15 रहेगा, यहाँ 10 यूनिट का था तो ये कहाँ चला जाएगा, ये 10 यूनिट गायब हो जाएगा। यहाँ मिनिमम 10 यूनिट तो चाहिए ही चाहिए आपको, तो यहाँ तो 10 का रखना ही पड़ेगा आपको, 10 यूनिट यहाँ रखना ही पड़ेगा, तभी ये सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ हमने 10 यूनिट रखा, तो ये 5 को हटाना पड़ेगा, यहाँ ये 5 वाला जो होगा (25 + 10 35), ये हो जाएगा कितना 39, और यहाँ कर दीजिए 1, यहाँ कर दिया आपने 1, ये मिनिमम कॉस्ट है, तो ये सेटिस्फाई हो गया 40 यूनिट, यहाँ हो जाएगा 26, तो यहाँ पे हमने कर दिया कितना 4, डमी कॉलम में 4 इंट्रोड्यूस कर देंगे, मिनिमम कॉस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी हो गया 30, और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ भी अगर कर दिया जाए कितना यूनिट 10 यूनिट, तो ये 10 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पे भी एलोकेशन करना होगा हमें। 4, 26, 30, यहाँ 20 यूनिट, ये 5 रहने दिया जाए अगर, तो इसमें कौन सा एलोकेशन किया है, (4, 25, 10), यहाँ 1, ठीक है, ये 40 हो गया, ये हो जाएगा 26 और 4 30। इसमें एलोकेशन में यहाँ पे 10, ये 15 कर दिया जाए अगर, तो 15 यूनिट ये सेटिस्फाई हो गया, ये 20, तो 5 यूनिट हमें कहीं और इंट्रोड्यूस करना होगा, और इसमें डमी में 5 इंट्रोड्यूस कर दे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व था। चलिए, तो क्वेश्चन कर रहा था ये ठीक था, हमने यहाँ पे 4 यूनिट जो नया एडजस्टमेंट किया उसके अकॉर्डिंग आपको नए तरीके से इसको फिल करना होगा कि ये कंडीशन फुलफिल होते रहे, और नया का, और जहाँ तक हो सके हम इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे इस टेबल में। जैसे यहाँ 25 था, इस पे ऑप्टिमल मिलता है तो यहाँ हमने 25 रहने दिया, यहाँ 10 पे ऑप्टिमल मिलता है 10 रहने दिए। 4 यूनिट के बढ़ने से जो डिस्टर्बेंस आया तो 1 यूनिट हमने यहाँ डमी कॉलम में बढ़ा दिया, जिससे कि हमारी कॉस्ट क्या हो गई
40, यहाँ 40 यूनिट की रिक्वायरमेंट थी, पूरी हो गई। ये 4 होने से यहाँ 30 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर यहाँ 30 से ज़्यादा नहीं हो सकता तो हमने यहाँ पे कितना कर दिया, यहाँ पे हमारा एलोकेशन 30 का था, तो यहाँ अधिक से अधिक रखना चाहेंगे, तो यहाँ हमने 26 रखा, क्योंकि यहाँ पे अगर यूनिट बढ़ाएंगे तो 14 यहाँ की कॉस्ट है, कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसलिए हमने यहाँ 26 मैक्सिमम रखा, ये 30 हो गया। लेकिन 26 यहाँ करने से इसकी जो रिक्वायरमेंट थी कितनी यूनिट की, 30 यूनिट की, ये पूरी नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पे हमने 4 यूनिट बढ़ा दिया डमी कॉलम में, जिससे कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कॉस्ट यहाँ की 0 हो जाएगी और 26 और ये 4 हो गया 30। फिर यहाँ से हमने कहा कि यहाँ 20 चाहिए और यहाँ के लिए 15 चाहिए और यहाँ एलोकेशन 10 था, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इन डिमांड और सप्लाई को भी सेटिस्फाई करना है, तो ये 10 को 15 कर दिए। और यहाँ के लिए 5 यूनिट हुआ था, तो यहाँ 10 यूनिट चाहिए और यहाँ के लिए भी 20 यूनिट चाहिए, तो 5 यूनिट डमी कॉलम में और बढ़ा दिए। इधर से भी ये 10 यूनिट हो गया, इधर से 20 यूनिट हो गया, और इस कंडीशन में ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अगर यहाँ 4 को रखना ही रखना है तो इस कंडीशन में ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और इसकी जो कॉस्ट आएगी, इस कंडीशन की जो कॉस्ट स्टेटमेंट होगा वो देखिएगा, कॉस्ट स्टेटमेंट कितना आएगा। अब कॉस्ट यानी एक चीज कंपलसरी करने से 2 चीज कंपलसरी किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन में था, लेकिन ये नहीं था ऑप्टिमल सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से इतने चेंज करने पड़े। तो यहाँ पे सोर्स या मीडिया लिख दीजिए, क्या है, यहाँ एज ग्रुप हो गया, एज, यहाँ पे एक्सपोजर, यहाँ कॉस्ट, यहाँ पे अमाउंट। टीवी से एज ग्रुप 13 to 18 में जाएगा, कितना, 4 एक्सपोजर जाएगा, 4 मिलियन, कॉस्ट है 12, ये हो जाएगा 48। फिर टीवी से कहाँ होना है, सेकेंड 19 to 25, इस एज ग्रुप में कहा था वो कम से कम 8, हमने रखा 25, और कॉस्ट क्या है 7, इसके हिसाब से हो जाएगा 175। फिर टीवी से कहाँ पे एक्सपोजर हुआ है, 36 प्लस एज में, और वहाँ पे कितने यूनिट, 10 मिलियन, रेट क्या है 10, ये हो जाएगा 100। फिर लास्ट वाला हो जाएगा टीवी से डमी में हो गया, कितने यूनिट का, 1 यूनिट का, 0, और ये वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे हो जाएगा रेडियो से 13 to 18 एज ग्रुप में जाएंगे, कितने, 26 मिलियन, 10 के रेट से 260। यहाँ पे आ जाइए, रेडियो से आप फिर जाएंगे कहाँ पे, डमी, और डमी में कितना, 4, 0, और ये आ गया 0। फिर रेडियो के बाद आप आ गए कहाँ पे, मैगजीन पे, और मैगजीन से एज ग्रुप क्या रहेगी, 26 to 35, और कितने मिलियन का एक्सपोजर है, 15 मिलियन का, रेट है 9, 135। और मैगजीन से फिर आप गए डमी कॉलम में, और यहाँ पे एक्सपोजर है 5, कॉस्ट 0, ये आ गया 0, ऐड करें, $48 प्लस 175 प्लस 100 प्लस 260 प्लस 135, 718, ये कॉस्ट आएगी 718। और ये हो गया आपका सेकंड का सॉल्यूशन। कर रहा था, इसमें एक चेंज करने की वजह से इस पे क्या असर पड़ने वाला है, ये था यहाँ का सॉल्यूशन। यानी ये सेकंड पॉइंट है, ये जो शुरुआत थी अभी तक फर्स्ट पॉइंट से था, और यहाँ पे लिख लीजिए सेकंड पॉइंट, ये हो गया उसका सॉल्यूशन कि 4 मिलियन को इंट्रोड्यूस करने से हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना होगा, इस तरह के कंडीशन जब क्वेश्चन लगाएगा तो हम ऑप्टिमल के साथ ही चलें, जितना नेसेसरी चेंज है उतना ही करेंगे, जो कंपलसरी चेंज करने के बाद अब जो नया चेंज करना होगा, जैसे कि यहाँ पे 30 यूनिट था और यहाँ मैंने 26 ही रख दिया, यहाँ हमने यूनिट नहीं बढ़ने दिया क्योंकि यहाँ कॉस्ट थी ₹10 पर यूनिट और यहाँ की कॉस्ट है 14। तो यहाँ पे अगर आप बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ा दिए 5 यूनिट, ठीक है, यहाँ अगर 5 यूनिट हम बढ़ा देते, 21 यहाँ कर देते और 5 यहाँ कर देते तो कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती, वो ऑप्टिमल नहीं होता। तो उसकी वजह से हमने जहाँ मिनिमम कॉस्ट थी और एलोकेशन पॉसिबल था उस तरह से एलोकेशन किया और कॉस्ट को मिनिमम रखने का प्रयास किए। नोट करिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है द फॉलोइंग टेबल शो ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑन अवेलेबल सप्लाई टू ईच वेयर हाउस द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच मार्केट एंड यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम ईच वेयर हाउस टू ईच मार्केट। ये दिया हुआ है हमें इंफॉर्मेशन कि वेयर हाउस ए बी सी से मार्केट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये दिया हुआ है। डिमांड और सप्लाई 45/45 का है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही सप्लाई है। ये बैलेंस प्रॉब्लम है। द शिपिंग क्लर्क हैज़ वर्क आउट द फॉलोइंग शेड्यूल फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। वो अपने एक्सपीरियंस से उसको ट्रांसपोर्टेशन मेथड से ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड नहीं करने आ रहा था। उसने अपने अकॉर्डिंग क्या किया कि ए से मार्केट 1 2 3 इस तरह से जो शेड्यूलिंग हो सकती थी उसने शेड्यूलिंग कर दी कि इससे मिनिमम कॉस्ट आ जाएगा, लेकिन अब आपको उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचाना है। लिखा हुआ है द शिपिंग क्लर्क है वर्क आउट द फॉलोइंग शेड्यूल फ्रॉम द हिज एक्सपीरियंस 12 यूनिट फ्रॉम ए टू सेकेंड मार्केट, यानी वेयर हाउस ए से सेकेंड मार्केट तक उसने 12 यूनिट्स एलोकेट कर दिया और 1 यूनिट फ्रॉम ए टू 3 और 9 यूनिट फ्रॉम ए टू 4, 15 यूनिट फ्रॉम बी टू 3, 7 यूनिट फ्रॉम सी टू 1, 1 यूनिट फ्रॉम सी टू सेकेंड मार्केट। इस तरह से उसने एलोकेशन कर दिया। देखिएगा क्या है ये एलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 15 ये है मार्केट फर्स्ट, मार्केट ये है सेकेंड, ये है मार्केट थर्ड और ये है मार्केट फोर्थ। बस वेयर हाउस ए बी और सी और यहां दिया हुआ है रिक्वायरमेंट या डिमांड और ये हो गई सप्लाई। कॉस्ट दिया हुआ है 5243, 5243, 4816, 4675, 4675। यहाँ सप्लाई थी 22 यूनिट्स की, यहाँ सप्लाई थी 15 और यहाँ पे 8। ये आ गया 45 और इधर से भी 7, 12, 17 और 9 ये दे दिया आपका। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एलोकेशन 12 यूनिट का ए टू सेकेंड में जो क्लर्क था उसने 12 यूनिट का एलोकेशन यहाँ 12 यूनिट ए से यहाँ पे भेज दिया वेयर हाउस से, यहाँ बिकेगा इस मार्केट में। ए टू थर्ड में 1 यूनिट यहाँ भेजा और यहाँ पे उसने 9 यूनिट भेज दिया, 9 1 10 12 22 35। बी से कितना 15 यूनिट चाहिए, बी से 15 यूनिट भेजा, बी टू 3 थर्ड ये हो गया 15 यूनिट यहाँ पे लोकेट करा दिया। फिर 7 यूनिट सी टू 1 को 7 यूनिट यहाँ पे भेज दिया और सी टू 3 में 1 यूनिट, सी टू 3 ये हो गया। यहाँ पे कितने यूनिट हैं 1 यूनिट, 7 + 1 8 दे दिया, 1 ये 17 हो गया। यानी ये सब कुछ सेटिस्फाई है। ये एलोकेशन यानी हमें इनिशियल एलोकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्लर्क ने इनिशियल एलोकेशन करके हमें दे दिया, कर दिया, यही एलोकेशन है। हमारे जितने समझ में आया हमने एलोकेट कर दिया, हमें वॉगल से अप्रॉक्सीमेशन मेथड इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, हमने अपने अकॉर्डिंग कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये सही है या नहीं है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताइए। चेक एंड सी इफ द क्लर्क हैज ऑप्टिमल शेड्यूल। क्या ये ऑप्टिमल शेड्यूल है? चेक करते हैं है या नहीं है। अगर नहीं है तो फाइंड द ऑप्टिमल शेड्यूल एंड मिनिमम टोटल शिपिंग कॉस्ट और फाइंड करिए। और थर्ड पॉइंट वही है, कुछ चेंज वगैरह करने की बात, तो थर्ड नंबर पे बात करेंगे। पहले 2 पॉइंट पे बात करते हैं, क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, इसको चेक करते हैं। तो पहले आप फिर यहाँ से आप तुरंत एक बना दीजिए, ये यहाँ आप 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 4 1 2 3 4 कॉस्ट लिख दीजिए 5243 5243
43 और यहाँ की कॉस्ट लिख दीजिए 4816 और यहाँ की कॉस्ट 4675 और यहाँ आप लिख सकते हैं U1 U2 और U3। यहाँ पे आप लिख सकते हैं V1 V2 V3 और V4 और एलोकेशंस लिख दीजिए 1219 15 और यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ से शुरू करिए 0, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 और यहाँ पे हो जाएगा ये 4 और यहाँ पे हो जाएगा ये 3। कितनी तेज़ी से कैलकुलेशन हो रहा है। 4 और यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 4 में क्या जोड़ा जाए, ये -3 प्लस 4 1 हो जाएगा। ये एलोकेटेड थे, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, छोड़ दीजिए। ये पता है आपको 4 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 7 आ जाए। 3 + 4 7 हो जाएगा, ये भी पता चल गया। यहाँ से आ जाइए 3 ये है, यहाँ पे ऐसी वैल्यू कौन सी रखी जाए कि 4 आ जाए। ये हो गया 1, 3 + 1 4 आ गया। यू भी कैलकुलेट हो गया। ऑप्टिमलिटी के लिए अगला प्रोसीजर है कि अनएलोकेटेड सेल से ये वैल्यू कैलकुलेट करिए, यानी P11, दूसरा है P21, P22, P24 और P32, P34। ये हो गया, तो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा 0 + 1 - 5 = -4। ये वैल्यू हो जाएगी -3 + 1 - 4 और ये हो जाएगा -6। लेकिन इसके बाद वाली जो वैल्यू आएगी -3 + 2 -8 और -9 आ जाएगी। लास्ट वाली वैल्यू हो गई -3 और +3 -6 330 -6। लास्ट वाली ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + 1 - 3 + 1 -4 और वैल्यू आ गई 4 - 4 0 और ये वैल्यू आ जाएगी 3 + 2 - 6 = 3 + 2 -1 और ये भी बचा हुआ है P35, P11, P21, P22, P24, P32, 3 + 2। ये तो ठीक है। 3 + 2 - 4 3 + 2 - 6 3 + 2 - 6 और ये वैल्यू हो जाएगी -1 और ये वैल्यू हो गई 3 और यहाँ का है +3 - 5 और 3 + 3 6 - 1। पॉजिटिव वैल्यू एक मिल गई, बाकी सब तो नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव मिल गई। ये देखिए पॉजिटिव, यानी कि ये एबव सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। और अगर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो आपको क्या करना है, क्लोज्ड लूप बनाना होगा। यहाँ से चल दिए आप, यहाँ एलोकेटेड सेल मिला, मुड़ गए आप, यहाँ से फिर चले आप, एलोकेटेड सेल मिलेगा, लेकिन आप मुड़ेंगे नहीं क्योंकि यहाँ से आप क्लोज लूप नहीं बनेगा। यहाँ आए आप, यहाँ से फिर मुड़ गए आप, ये एलोकेटेड और जहाँ से चले थे वहाँ आ गए। क्लोज लूप बन चुका है, प्लस माइनस ये बन गया आपका। और नया टेबल अब बनाते हैं हम लोग, ये लीजिए। फिर नया टेबल आप बना देंगे 1 2 3 1 2 3 4। कॉस्ट हो गई 5243 48 4816 4675 U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 और
एलोकेशंस कैसे होंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ 12 यूनिट का एलोकेशन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ +1 हो जाएगा। यहाँ मिनिमम वैल्यू कितनी है, माइनस होने वाली 1, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ 2 एलोकेशन हो जाएगा, और यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा। 8 + 2 10 + 1 22 रहेगा ये, यहाँ 15 वैसे ही रहेगा ये। यहाँ 7 था, तो यहाँ से 1 यूनिट कम होकर ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 5 है, यहाँ कितने यूनिट का, 1 यूनिट यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो 8 + 1 9 भी हो जाएगा ये। 15 + 2 17 भी हो गया, और ये 12 भी हो गया। यहाँ 7 यूनिट की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ 7 था, कोई चेंज नहीं। 1 2 3 4 5 6 एलोकेशंस हैं, और 6 एलोकेशन हमें चाहिए भी। अब आइए यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं। तो u1 की वैल्यू हमने लिया 0, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें 2, v2 की वैल्यू 2 मिल गई, इसकी वैल्यू, यहाँ ये वैल्यू मिल गई हमें 4, और यहाँ ये वैल्यू हमें मिल गई 3। यहाँ पे आ जाएंगे, ये 4, यहाँ कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाए, -3 रखेंगे, -3 + 4 1 ही आएगा। यहाँ 3, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू ऐसी रखी जाए कि इसको ऐड करने पे 5 आ जाए। 3 + 2 होता है 5। और यहाँ पे देखिएगा कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाए कि इस वैल्यू को ऐड करने पे 4 आ जाए। ये रख दीजिए 2 + 2 = 4। u और v की वैल्यू कैलकुलेट है, आइए कैलकुलेट करते हैं। Pij फ्रॉम अनएलोकेटेड सेल, तो अनएलोकेटेड सेल है P11, अनएलोकेटेड सेल है P21, P22, P24 और P32, P33 बस ये अनएलोकेटेड सेल्स हैं। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट हो गई। यहाँ पे 0 + 2 - 5, 0 + 2 - 5 = -3, और ये वैल्यू हो जाएगी -3 + 2 - 4 ये हो जाएगा -5, और उसके बाद वाली वैल्यू -3 + 2 - 8, और वैल्यू हो जाएगी -9, और इसके बाद वाली लास्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, P24, -3 + 3 -3 + 3 - 6 = -6। इसके बाद ये वैल्यू हो जाएगी 2 + 2 - 6 = -2, और सबसे लास्ट वाली वैल्यू हो जाएगी 2 + 3 - 5, 2 + 3 - 5 = 0। all values are negative or 0, negative or 0, hence it will be ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। जो क्लर्क ने सॉल्यूशन दिया था वो ऑप्टिमल नहीं था, उसमें कुछ चेंज करने की वजह से यहाँ उसको 2 यूनिट का एलोकेशन करना चाहिए था, यहाँ 8 यूनिट का एलोकेशन करना चाहिए था, यहाँ 15 यूनिट का, और यहाँ 7 यूनिट का, और यहाँ पे 1 यूनिट का करना चाहिए था। यहाँ के बदले यहाँ नहीं करना चाहिए था, यहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, कुछ कमियां छोड़ दी उसने, उसको हमने ठीक कर दिया, हमने बता दिया ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और ऑप्टिमल कॉस्ट जो आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे देखिएगा एक वैल्यू 0 आई है, तो आप ये भी कह सकते हैं सर ये इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, नेट वेस्ट कॉर्नर मेथड या लिस्ट कॉस्ट मेथड से करेंगे तो हो सकता है ये एलोकेशन कुछ डिफरेंट आए, लेकिन कॉस्ट जो अभी आने वाली है वही मिनिमम कॉस्ट आएगी और वही उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। यहाँ से इसको हम मिटाते हैं, ये आप नोट कर लिए होंगे, पहले ये फिर ये बनाएंगे, फिर ये टेबल बनाएंगे, और यहाँ से आप ऑप्टिमल इसको डिक्लेयर कर दिए। तो कॉस्ट स्टेटमेंट इसने बोला कि कॉस्ट स्टेटमेंट बना के दिखाइए, तो ये लीजिए कॉस्ट स्टेटमेंट भी बना देते हैं हम लोग। कॉस्ट स्टेटमेंट जो है वो है वेयरहाउस, मार्केट, यूनिट, कॉस्ट, अमाउंट। वेयरहाउस ए से कहाँ एलोकेशन होगा, वेयरहाउस ए से मार्केट 2 में, वेयरहाउस ए से मार्केट 3, वेयरहाउस ए से मार्केट 4। कितने कितने यूनिट का एलोकेशन हुआ है,
1219, कॉस्ट कितनी थी 243, कितना अमाउंट हो गया 24, 4 और 27। और फिर नेक्स्ट है बी से किस मार्केट में गया है, मार्केट 3 में कितना यूनिट गया है 15 यूनिट, किस रेट से 1 के रेट से, कॉस्ट कितनी आ गई 15। बी के बाद आ गया सी, सी से किस मार्केट में भेजे हैं, फर्स्ट मार्केट में कितना यूनिट भेजे हैं 7 यूनिट भेजे हैं, रेट क्या था 4 और ये हो गया 28। फिर सी से कहाँ पे गया है, सी से गया है थर्ड मार्केट में, कितने यूनिट 1 यूनिट, किस रेट से 7 के रेट से, आ गया 7 रुपीज़। टोटल ऐड कर दिए तो ये टोटल कॉस्ट आ गई अपनी 24 प्लस 4 27 15 28 7 105। और इनका कितना आया हुआ है, इनका आया हुआ है 104, 24 4 8 1 2 3 12 to 8, अच्छा ये था ना 12 to 8, हमने उल्टा लिख दिया 12 to 8, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। यहाँ से पोस्टिंग 12 और ये हो गया 2 और ये हो गया 8, 24, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 24, इसीलिए कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी। ये हमने उसका बताया था 105 किसकी वजह से आया था, जो क्लर्क ने एलोकेशन किया है, इसकी कॉस्ट आ रही है 105 और इसकी कॉस्ट आ रही है 104, यानी 1 रुपये हमने बचा लिया सिर्फ ऑप्टिमल सॉल्यूशन की वजह से। और ये हो जाएगा 8 इंटू 3 और ये हो जाएगा 15 इंटू 1 और ये हो जाएगा 7 इंटू 4 1 इंटू 1 इज टू 5, 1 यूनिट 5 के रेट से ये 5 रुपीज़ आ जाएगा, ये 24 8। अब ऐड करें 104 रुपये आने चाहिए। ये कितना दे दिया 24 प्लस 8 24 15 28 5 104। तो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन इसी के बेसिस पे आएगा। और ये 105 रुपये बता रहे थे, तो 1 रुपये अगर ये अमाउंट इन लैक्स में होते तो 1 लाख बचा दिए, अमाउंट इन करोड़ होते तो आप 1 करोड़ रुपया बचा दिए। अब क्या करने वाले हैं, अब थर्ड पॉइंट, थर्ड नंबर पे, यानी फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट था कि चेक करिए क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, चेक कर लिए नहीं था, हम अब बताएंगे। तो बताइए आप क्या बताएंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन, हमने बताया ये रहेगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन और मिनिमम कॉस्ट, ये भी बता लिए। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है इफ द क्लर्क इज अप्रोच्ड बाय अ कैरियर, जो क्लर्क है एक कैरियर द्वारा अप्रोच किया जाता है जो सामान ले जाने वाला है, ऑफ रूट सी, रूट सी का मतलब ABC, इस रूट पे वो अप्रोच करता है, who offers to reduce his rate in the hope of getting some business, और इस रूट से, ये इस रूट पे चलने वाला जो ट्रांसपोर्ट वाला है कैरियर है, वो कह रहा है कि हमें बिजनेस नहीं मिल रहा है, हमें कुछ बिजनेस चाहिए, 1-2 ऑर्डर तो हमें भी दे दीजिए। कौन कह रहा है, कैरियर कह रहा है, किससे, क्लर्क से, कुछ ऐसा एलोकेशन करिए कि हमें भी मिल जाए। कह रहा है हु ऑफर्स टू रिड्यूस हिज रेट, और हम अपना रेट घटाने के लिए तैयार हैं, जितना आप कहें उतना हम रेट कम कर दें। Who offers to reduce his rate in the hope of getting some business, by how much should the rate be reduced before clerk should consider giving him an order। और करा एक यूनिट किस रूट से, C2 का मतलब इसको यहाँ बिजनेस चाहिए, यहाँ पहुँचाने के लिए। एक ट्रांसपोर्ट वाला है जो कहाँ से कहाँ तक जाता है, यहाँ से सी से, वेयर हाउस सी से पे खड़ा रहता है वो हमेशा, और सामान जब मार्केट 2 में पहुंचाना, ये मार्केट 2 ही है, सेकेंड लाइन में मार्केट 2 में, यही इसका रूट है, इसी रूट पे वो चलता है। कहता है क्लर्क से एक हमें बिजनेस दे दो, एक कम से कम बिजनेस दो। हमने कहा ले लो, एक बिजनेस तुम भी ले लो। तो जैसे ही तुम एक बिजनेस यहाँ से लोगे, ये थर्ड पॉइंट हम बता रहे हैं, एक बिजनेस तुम यहाँ से लोगे तो यहाँ से मेरा कम से, यहाँ कितना यूनिट होना चाहिए, यहाँ मैक्सिमम 12 यूनिट होना चाहिए, और यहाँ कितना यूनिट होना चाहिए, इसी में चेंज आएगा। 12 यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 8 यूनिट। तो हमने कहा ये 7 8 9 हो जा रहा है, तो यहाँ से ये देखिए इन दोनों में से कौन सी एक यूनिट को हटाएं, यहाँ 1 यूनिट हम देने के लिए तैयार हैं इसको।
हमने कहा चलो 1 यूनिट तो तुमको हम यहाँ से दे ही दे रहे हैं, 1 यूनिट जैसे ही इसको यहाँ से दे देंगे हम, तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट यहाँ से हट जाएगा, ये मिनिमम कॉस्ट रहेगी। ये अधिक है कॉस्ट, यहाँ 5 रुपीज़ पर यूनिट है, वहाँ 4 है, तो इसको हटा दिए, इसको दे दिए। और यहाँ 2 यूनिट 12 यूनिट था, तो यहाँ आपको कम करके ये देखिएगा थर्ड सॉल्यूशन बन गया, ये यहाँ 11 यूनिट कर देंगे, तो 11 + 1 12 भी हो गया, 7 और 1 8 भी हो गया, बाकी ये तो 15 ही था, और 11 2 और 8 22 ही रहेगा। यानी सारी चीज़ें सेटिस्फाई हैं, हमारा ये नया एलोकेशन हो गया, हमने इसको बिजनेस दे दिया। इसको बिजनेस देने की वजह से आपका नुकसान देखिएगा कितना हो रहा है। यहाँ 1 यूनिट की कॉस्ट मेरी कितनी आ रही थी, 2 रुपया, तो यहाँ 2 रुपये का नुकसान हो गया। देखिएगा, अगर हमको समझना है क्वेश्चन को इसी तरह से रैंडमली, तो यहाँ देखिएगा 2 रुपये का नुकसान यहाँ पे हो गया, यहाँ, और 2 रुपये का नुकसान 1 यूनिट अगर यहाँ पे है, तो यहाँ 1 यूनिट की पहले मेरी कॉस्ट कितनी पड़ती थी, यहाँ पे 5 रुपये, और ये यहाँ से खसक के यहाँ पे आ गया, तो 1 रुपये से हमारी कॉस्ट जो है और बढ़ गई, हमारी कॉस्ट +1 और बढ़ गई। देखिएगा 5 रुपीज़ पे था हमारा ट्रांसपोर्ट होता था, और ये क्या किया कि 6 रुपीज़ देता था, तो यहाँ से 1 रुपये का नुकसान होना शुरू हो गया आपको, क्योंकि 1 यूनिट आपने यहाँ के बदले यहाँ एलोकेट कर दी, यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अपनी जगह पे है, ठीक है। यहाँ पे 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हम भेज रहे थे, 12 यूनिट भेज रहे थे, अब 11 यूनिट ही भेज पाएंगे, वो 1 यूनिट यहाँ वाला इसको मिल गया है, तो हम 2 रुपये में काम करवा रहे थे और ये 6 रुपये ले रहा है, तो 4 रुपये तो यही नुकसान हो गए हमारे। ये 6 रुपीज़ ले रहा है, तो यहाँ पे 4 और ये 1, ये हमारा जो है ये नुकसान होगा। तो इस बेसिस पे आप बताइए कितना आपका नुकसान हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इससे रेट जो है हम क्या कर लेंगे, इससे बार्गेन करके। ये कह रहा है कि हमको बताइए कैलकुलेट करके कि आप पहले वाली स्थिति में ही रहिए, आपकी कॉस्ट जितनी आ रही थी उतनी ही आए, कॉस्ट जितनी पहले आ रही थी 104 रुपीज़ उतनी ही आए, हमें सिर्फ बिजनेस दे दीजिए और बताइए यहाँ का हम यहाँ जो 6 है उसको कितना कर दें। तो हमने कहा ठीक है, हमने यहाँ पे एलोकेट करके इसकी कॉस्ट निकाल ली। अब अगर यहाँ पे 1 दे देंगे तो ये बताइए इस तरह से हमारी कॉस्ट कितनी आएगी। ये प्रॉब्लम तो बैलेंस है, ये प्रॉब्लम हर जगह से बैलेंस है। यहाँ पे देखिएगा 11 8 8 12, यहाँ पे 11, अभी भी यहाँ पे कितना चाहिए हमें 22, और यहाँ चाहिए 15, और यहाँ 8, ये हो जाएगा 45। यहाँ चाहिए हमें 8 ही चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में कितना था, 9 था, ये था 9, और ये है 17, ये है 12, ये है 7, तो ये 7 है, ये 12 है मेंटेन, ये 17 है, ये 9 नहीं है मेंटेन, और यहाँ 8 ही चाहिए हमें, तो ये 8 हो गया। यानी कि 1 यूनिट अगर कहीं बढ़ाना पड़े अगर हमें, तो कहाँ पे बढ़ाएं, 1 यूनिट चेंज करिए कहीं पे। इसमें ये 20 कितना हो रहा है, ये 21 ही हो रहा है, तो इसको कर दीजिए 9 यूनिट। ये अगर 9 यूनिट कर दिया जाए तो ये हो गया 22, ये हो गया 15, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 17, ये हो गया 12, ये हो गया 7, सब बैलेंस है। और इस तरह से यहाँ पे कॉस्ट मेरी कुछ घटी है क्या, 8 यहाँ पे भेज रहे थे 8 यूनिट, यहाँ पे कुछ फ़ायदा हो गया। यानी कि अगर नेक्स्ट इस तरह से अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो कहाँ नुकसान फ़ायदा करके माइनस करिए, या टोटल कॉस्ट स्टेटमेंट बना लीजिए, न्यू कॉस्ट स्टेटमेंट। इससे आसानी से पता चल जाएगा कि कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, न्यू कॉस्ट स्टेटमेंट। और जैसे हम यहाँ बनाएंगे न्यू कॉस्ट स्टेटमेंट, टोटल कॉस्ट, या यहाँ पे लिख लीजिए आप क्या लिख रहे थे, ABC, ये है वेयर हाउस, यहाँ पे हो गया मार्केट, और मार्केट के बाद यूनिट कॉस्ट अमाउंट, वेयर हाउस A,
ए और ए से 3 एलोकेशन हुए हैं। कौन कौन से मार्केट में? सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। फिर बी से हुआ है, बी से एलोकेशन जो हुआ है किस में हुआ है? थर्ड में। और बी के बाद हुआ है सी से हुआ है फर्स्ट में, और सी से हुआ है सेकंड में। ये एलोकेशन हुए नए वाले में। यूनिट कितने थे? 11, 2 के अकॉर्डिंग 22, और 2 यूनिट 4 के रेट से 8, यहाँ पे 9 यूनिट 3 के रेट से 27, यहाँ पे 15 यूनिट 1 के रेट से 15, 7 यूनिट 4 के रेट से 28, और ये हो जाएगा 1 6 के रेट से 6 रुपीज़। और टोटल कॉस्ट आ गई अपनी 22 प्लस 8, 27, 15, 28, 6, 106। इस पे आ रही है कॉस्ट हमारी 106। यानी कि कम से कम इनकी कॉस्ट, अगर हम इनसे तब बिजनेस लेंगे, एक चीज बताइएगा आप, पहले हमारी कॉस्ट आती थी 104, अब मेरी कॉस्ट आ रही है 106। अब ये बताइए 2 रुपया तो नुकसान हो रहा है, तो हम अपना शेड्यूल क्यों खराब करने जाएं आपकी वजह से? तो ये कह रहे हैं हम कॉस्ट कम कर देंगे, तो कम से कम 2 रुपये का तो नुकसान हो रहा है। उससे नीचे अगर आप जाइएगा, यानी 4 रुपये से कम करिएगा। 2 रुपये से कम करने का मतलब ये 6 है। इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 6 रुपीज़। तो 2 रुपये से कम कर दें, यानी 4 रुपये, या 4 रुपये रखें, या 4 रुपये से कम ये रखेंगे। 4 रुपये अगर रखेंगे तब भी हमारा 104 रुपये ही आएगा, 104 रुपीज़ आएगा, तब भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इनको हम काम नहीं देंगे। ये अगर कहेंगे 4 रुपये से कम रखिए, आप 3 रुपये रखिए, और 3 रुपया 50 पैसा रखिए, और पॉइंट में नहीं रखना है तो कम से कम 3 रुपये रखिए, तब जाके हमें फ़ायदा होगा। तो लेस देन 4, यानी कि द कैरियर ऑफ route, the carrier of route C to 2 is reduced his transportation cost by more than 2 rupees, then it will be profitable। अगर मोर देन 2 रुपीज़ से कम करे, या ये उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 4 से कम हो जाए, तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, इससे प्रॉफिट होगा। क्योंकि 2 रुपये कॉस्ट बढ़ रही है, तो 2 रुपये से ये कम करें, यानी 4 रुपये से कम आएंगे तो ही काम चलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 15। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आप। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, पहले 3 पॉइंट वही हैं, 2 एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया हुआ है। इसी तरह कर रहा है कि यहाँ 11 का अगर यहाँ 11 कर दिया जाए 12 की जगह पे, यहाँ 1 कर दिया जाए, तो बताइए क्या फ़र्क पड़ेगा, कॉस्ट पे क्या असर पड़ेगा। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, यानी आप उसको चेंज कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 16 में कोई नई बात नहीं है। 2 एडिशनल पॉइंट, जैसे यहाँ कॉस्ट बढ़ाने घटाने की बात हुई है, 2 एडिशनल पॉइंट ऐड किए गए हैं। बाकी इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना, क्या ये क्लर्क द्वारा काम किया गया जो वो ऑप्टिमल है या नहीं, ये सारी बातें वो पूछे हैं, और उसमें हमने ये बताया कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं था। इसी तरह का जवाब आपको क्वेश्चन नंबर 16 में देना है। सेम यही कॉपी क्वेश्चन है, यानी 15 और 16 एक ही तरह के क्वेश्चन है, तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। और बचे हुए 1-2 जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके उसको ख़त्म करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे हम लोग। अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।